एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर से थिएटर आर्टिस्ट, ये सफ़र कैसे शुरू हुआ? मुझे शुरू से शौक था मीडिया में काम करने का। तो बस जैसे ही मैंने पास आउट किया NIT यूनिवर्सिटी से, मैंने जाके एडमिशन ले लिया नेशनल एकेडमी ऑफ परफॉर्मिंग आर्ट्स में। जब एक राइटर के तौर पर दुनिया के सामने आया, रोशनाज हुआ, या थिएटर आर्टिस्ट के तौर पे भी उतनी शोहरत काफ़ी थी मंसूर के लिए? शोहरत तो कभी भी किसी के लिए काफ़ी नहीं होती। हर इंसान के अंदर कहीं ना कहीं दबी हुई ख्वाहिश होती है कि वो मशहूर से मशहूर तरीन हो जाए। कि हर दौर के अपने एक चेंजेस आ चुके होते हैं। और आपने ज़िया मोइद्दीन जैसे लोगों के अंडर और तिलक हुसैन जैसे लोगों के अंडर ट्रेनिंग ली? जी, मतलब मैंने ज़िया साहब से ना, एक शख्सियत के अंदर एक कॉम्पोजिशन होती है, तो किसी भी लतीफ़े पे जोर से ना वो कभी हंसे, ना किसी भी शौक की खबर पर जोर से वो कभी चीखे। और पिछले कोई 30-40 सालों के अंदर जो राइटर्स आए जिन्होंने ख़ास तौर पे जब रेडियो से टीवी की तरफ शिफ्ट हो गए और ड्रामा उन्होंने राइट, उसमें किसने इंस्पायर किया? मुझे हसीना मोइन, फातिमा सुरैया बजिया और फसी बारी खान। क्या सोसाइटी में आप समझते हैं ऐसी चीज़ें हैं जो हमसे ढकी छुपी हैं लेकिन मीडिया दिखा रहा है? मुझे ये लगता है कि बहुत सारी ऐसी चीजें हैं सोसाइटी में जो मीडिया नहीं दिखा रहा। अगर आपने टीवी पे अपनी ऑडियंस को सस्टेन करना है तो फिर आपने वही देना है जो ऑडियंस पसंद करती है। एज एन आर्टिस्ट मुझे थिएटर सेटिस्फेक्शन जरूर दे सकता है, सही, लेकिन वो मेरा घर नहीं चला सकता। जिस पोजीशन पे आज है, रिग्रेट होता है कि सॉफ्टवेयर इंजीनियर बन के शायद ज़्यादा कामयाबी होती? नहीं, मुझे रिग्रेट तो नहीं होता बिल्कुल भी। कोई चीज़ तब्दील करना चाहते हैं, इंडस्ट्री में चेंज हो जाए? मैं ये चाहता हूँ कि इंडस्ट्री में बाय पॉलिसी ये चीज इम्प्लीमेंट हो कि आप हर ड्रामे में 2 से 3 एक्टर्स को इंट्रोड्यूस कराएं। अस्सलाम वालेकुम, मंसूर अहमद खान आपको गुफ्तगू विद ARK में खुशामदीद कहते हैं। एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर से एक थिएटर आर्टिस्ट, ये सफ़र कैसे शुरू हुआ? ये सफ़र ऐसे शुरू हुआ कि मुझे शुरू से शौक था मीडिया में काम करने का। यूनिवर्सिटी में भी जब मैं पढ़ रहा था तो मेरी बड़ी ख्वाहिश होती थी कि मैं तकारीर में हिस्सा लूँ, ड्रामाज में हिस्सा लूँ यूनिवर्सिटी सोसाइटी के अंदर। तो बस जैसे ही मैंने पास आउट किया NIT यूनिवर्सिटी से, मैंने जाके एडमिशन ले लिया नेशनल एकेडमी ऑफ परफॉर्मिंग आर्ट्स में। यानी अपनी जो डिग्री किया उसके ऊपर कभी भी कोई जॉब नहीं की, उसके ऊपर कोई वर्क नहीं किया? नहीं, उसके ऊपर कोई जॉब मैंने कभी नहीं की। उसकी बुनियाद पे मैंने ट्यूशंस बहुत पढ़ा है। तो मैं जब ड्यूरिंग योर स्टडीज, आफ्टर इवन स्टडीज मैं जब नेपा में भी पढ़ रहा था तो उस वक्त भी मुझे कहीं ना कहीं से तो अपनी इनकम जनरेट करनी थी। फाइनेंशियल्स को कवर करना। तो मैं कहीं पे भी ये जाके तो नहीं बताता था पेरेंट्स को कि मैं नेपा में पढ़ता हूँ। मैं कहता हूँ मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ। तो एक इंजीनियर मिल जाए उनके बच्चों को ट्यूशन पढ़ाने के लिए, तो वो डिग्री मेरी उस काम आई। फैमिली ने सपोर्ट किया जब पता चला कि नापा ग्रेजुएट होने जा रहे हैं सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग करने के बाद? या असल में फैमिली में मेरी अम्मी अब्बू, एक बहन मुझसे छोटी है, वालिद साहब इज समथिंग जिनकी अथॉरिटी है घर के अंदर, लेकिन वो भी बड़े सपोर्टिव थे। सपोर्टिव इन केस के उन्होंने कभी मुखालफत नहीं की। सही, ये जरूर था कि उन्होंने ये रियलाइजेशन जरूर दी थी कि ये इंडस्ट्री वैसी इंडस्ट्री नहीं है जैसे तुम समझ रहे हो। यहाँ पे एक तो टिकना, और टिकने के बाद सरवाइव कर जाना, और सरवाइव करके अपनी इनकम जनरेट कर लेना कि आप पैरेलल स्टैंड कर सकें अपने फ्रेंड सर्कल में, वो एक मुश्किल काम है। सही, वो और मुश्किल काम इसलिए भी है कि एक तो हवाई रोजी है, और फिर पता नहीं होता कि किस वक्त क्या चेंज आ जाए। और शायद उस वक्त तो ये भी नहीं पता था कि सक्सेस मिलेगी भी या नहीं मिलेगी, काम मिलेगा भी या नहीं। इसका क्रेडिट आप फिर मुझे दे सकते हैं कि मैं डिटरमिन्ड रहा कि इस खौफ से मैंने वो रास्ता नहीं छोड़ा कि मुझे कामयाबी मिलेगी नहीं मिलेगी, या कामयाबी अनसर्टेन है। और मेरा ख्याल है मंसूर, हर काम में अगर मुस्तकिल मिजाजी नहीं है तो वो उस काम में कामयाबी मुश्किल हो जाती है। बिल्कुल ऐसे ही। अच्छा, फिर हम तो एक थिएटर आर्टिस्ट के तौर पे भी मंसूर को जानते हैं, लेकिन मंसूर को कब पता चला, उसकी शनाख्त कब हुई? जब एक राइटर के तौर पर दुनिया के सामने आया, रोशनाज हुआ, या थिएटर आर्टिस्ट के तौर पे भी उतनी शोहरत काफ़ी थी मंसूर के लिए? शोहरत तो कभी भी किसी के लिए काफ़ी नहीं होती। हर इंसान के अंदर कहीं ना कहीं दबी हुई ख्वाहिश होती है कि वो मशहूर से मशहूर तरीन हो जाए। और लेकिन मैंने कभी भी किसी काम को शोहरत के हवाले से नहीं किया कि इसकी ये शोहरत मुझे मिलनी है। अगर आपने मेरे हाथ में कोई काम दिया है तो मुझे ये ख्वाहिश होती है कि इसको मैं बहुत अच्छी तरह से कर दूं।
परफेक्शन चाहिए हाँ, आपको। बस वो उसका मुझे नहीं पता इसका रिजल्ट क्या होगा, या मैंने जब पहली चीज लिखी तो मुझे नहीं पता था कि चलेगी नहीं चलेगी, लेकिन अपनी तरफ से मैं बेहतरीन चीज लेके सामने वाले के पास गया था। तो वो जो एक्सप्लोरेशन की आप बात कर रहे हैं ना कि मैंने कब एक्सप्लोर किया, तो मुझे खुद भी नहीं पता। मुझे तो कहा ये कर ले, मैंने कर लिया, तो मुझे पता चला अच्छा मैं ये कर सकता हूँ। पहली दफा तो आपके पास यही चैलेंज होता है कि आप ये कर भी सकते हैं कि नहीं कर सकते, और समहाउ मेरी एक्साइटमेंट कम हो जाती है अगर मुझे ये पता चल जाए कि मैं कर सकता हूँ। लेकिन जब एक चीज ऑन ईयर हो गई, फीडबैक आने लगा, लोग आके बात करने लगे, रिकग्नाइज होने लगे, तो उस वक्त तो अंदाजा हुआ होगा ना कि हाँ भाई कुछ कर दिया मंसूर ने। बिल्कुल, वो तो ऐसा है। उससे ज्यादा मुझे इस बात की खुशी थी कि मेरे अपने घर में मेरी इज्जत बढ़ गई। खासतौर पर मेरे लास्ट प्रोजेक्ट के बाद जो वो जो एक एप्रिसिएशन मिलना शुरू हुई, तो वो आसपास के लोगों की, देखिए इंडस्ट्री में ना ऐसा भी है, खासतौर पर इंडस्ट्री की मैं बात कर रहा हूँ, कि यहाँ पे चढ़ते सूरज के सब उसी को सलाम वो जा रही हैं। तो ये रियलाइजेशन मुझे थी यार आज मेरा हिट है, सब लोग मुझसे बात कर रहे हैं, अच्छा पता नहीं अच्छा है भी कि नहीं है, लेकिन चूंकि की एक पजीराई अवाम नास में बहुत ज्यादा है, और मासेस के नजदीक ना किसी चीज का कोई वो एक क्राइटेरिया नहीं होता, उनके पास कोई भी चीज हिट कर जाती है। इन चैनल्स पे बैठे हुए लोग परेशान होते हैं यार इसमें था क्या जो ये हिट कर गया, ऐसे ही ठीक है ना, बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं। तो शायद वो तारीफ मेरे लिए इतनी माने नहीं रखती थी, लेकिन मेरे अपने घर से मेरे वालिद साहब की तारीफ और कुछ ऐसे असातिज़ा की तारीफ जिनका कह देना कि तुमने बहुत अच्छा काम किया है, मेरे लिए एक सर्टिफिकेट डिप्लोमा वो था। अच्छा, हम तो अर्ली एजेस के वो लोग हैं ना, अपने बचपन में जब हम जो ड्रामे देखते थे, तो बहुत से लोग तो उस क्रिज्मा से वाकिफ ही नहीं होंगे कि रोडें खाली हो जाती थी अगर हसीना मोइन का ड्रामा चल रहा है, फातिमा सुरैया बजिया का ड्रामा चल रहा है, इशफाक अहमद का ड्रामा चल रहा है। तो वो दौर तो अब चला गया। उस वक्त शायद रिकग्नाइजेशन जो है वो आसान थी कि अगर आपने उस प्लेटफॉर्म तक पहुंच गए, और प्लेटफॉर्म तक पहुंचेंगे जब आपने टैलेंट होगा। लेकिन अब शायद ऐसा नहीं है। अब तो आप जैसा खुद कह रहे हो कि कमर्शियल राइटिंग भी हो रही है, ऑडियंस को देख के भी चीज़ें बनाई जा रही हैं, तो उसमें अपनी, क्योंकि मुझे आपका बैकग्राउंड पता है कि आपके अंदर जो है ना एक वो शख्स बैठा हुआ है जो समाजियात को समझता है, समाजियात के ऊपर भी बात करता है। तो ऐसा शख्स जब लिखता है तो बड़ा खतरनाक लिखता है। वो खतरनाक, और वो बहुत सौ के लिए एक्सेप्टेंस नहीं होती उसकी। वो एक डिफरेंट पर्सपेक्टिव से हम उसके ऊपर बात कर सकते हैं, लेकिन जो आपने ये बात की ना कि सड़कें खाली हो जाती थी और वो सारा कुछ एक जमाना था कि वो बिल्कुल ऐसे ही था कि रोड सुनसान हो गए और वो 8 बजे हैं तो हमने ड्रामा देखना है। अब मैं समझता हूँ देखिए हर दौर के अपने एक चेंजेस आ चुके होते हैं, तो अब वही चीज डिफरेंट पर्सपेक्टिव से आप कह लें कि सोशल मीडिया पे चीजें वायरल हो जाती है, सही है, ठीक है ना, उनको वो चीज नहीं मिली पास्ट में कि वो वायरल हो जाए, और वो इंटरनेशनली फेम उनके पास नहीं था एकदम से। मतलब आज एक चीज ऑन एयर हुई है और वो रातों रात वायरल हुई है और सुबह वो स्टार है, उनको तो दुनिया में हो गई। फिर भी एक हफ्ता लगता था एक प्रोजेक्ट की एपिसोड आ रही है, फिर वो ऑन एयर हुई है, फिर एक वो सिलसिला शुरू था। हम तो रात में ऑन एयर होती है एपिसोड, सुबह वो बंदा स्टार होता है कि क्या चीज है। तो उस हवाले से भी हर दौर के अपने मुख्तलिफ चीजें होती। आपको किस चीज ने राइटिंग की तरफ लेके आया, कि कौन इंस्पिरेशन था? हासाती तौर पर आ गए, शौक तो था, लेकिन किस तरह से एक एक्टर जो है वो ज़ाहिर एक्टिंग, ये किस तरफ? बेसिकली वही है, मैं आपसे कह रहा हूँ ना, खासतौर पर आई बिलोंग टू अ मिडिल क्लास। फिर आपको पता है इंडस्ट्री का, मैंने आपको बताया एक हवाई रोजी वाला काम है, तो सबसे पहला काम तो मेरा ये था कि मैं इंडस्ट्री में सरवाइव कर जाऊं, और ओवरऑल मिडिल क्लास लोगों का सर्वाइवल ही उनकी अचीवमेंट होती है। वो अगर उस लाइफ स्टैंडर्ड को मैच ही कर लेना जिसमें वो जिंदा है, तो वही उनकी अचीवमेंट होती है। तो मुझे सबसे पहला काम तो ये करना था कि मैं इंडस्ट्री में सस्टेन करूं। तो जो जो अपॉर्चुनिटी आई, ये तो खैर मैंने लिखा और स्क्रीन पे आ गई, इसके पीछे मैंने कई जगह एज प्रोग्राम प्रोड्यूसर भी काम किया है, एज लाइन प्रोड्यूसर भी काम किया है, एज कास्टिंग डायरेक्टर भी काम किया है, एज एसोसिएट डायरेक्टर भी काम किया है, एज डायरेक्टर भी काम किया है। वो इतना रजिस्टर नहीं है, वो तो अपॉर्चुनिटी थी कि यार आइए कर लो, तो मुझे 4 पैसे मिल रहे हैं, मैं कर रहा हूँ।
ये वाली चीज राइटिंग का भी इसी तरह एक अपॉर्चुनिटी थी, मैंने उसको अवेल किया एंड आई एक्सप्लोर। आई कैन किसने ट्रस्ट किया सबसे पहले, किसने ऑफर ट्रस्ट तो क्या था बस आई जैसे मैं पास आउट होने के बाद नापा से हीरो बनने ही निकला था, एक्टिंग करना चाहता था, उस हवाले से मैंने ऑडिशंस दे रहा था मुख्तलिफ प्रोडक्शन हाउसेस में जा जाके। इसी सिलसिले में मैंने एक मुलाकात की थी फ़हीम बर्नी से। तो जब मैं उनसे जाके मिला तो उन्होंने कहा मैं कभी अभी कोई नया काम शुरू नहीं कर रहा हूँ और मुझे एक टेलीफिल्म की जरूरत है क्योंकि ईद आ रही है, तो तुम क्योंकि नापा से पढ़े हुए हो और तो तुम लिख भी सकते हो। हीरो के लिए नहीं, हीरो राइटर के लिए, राइटिंग के लिए जरूरत है मुझे। हीरो तो खैर अभी तक नहीं बनाया किसी ने, वो मैं खुद लिख के मेरे प्रोजेक्ट में आ जाऊंगा। तो प्रोजेक्ट के हीरो है। हाँ, तो वो चीज ये हुई कि फिर मैंने कहा हाँ ठीक है। आज उस वक्त मुझे मेरा कोई एक्सपीरियंस नहीं था लिखने का। नैपा में एक्सरसाइजेस की हुई थी, हमारा स्क्रिप्ट राइटिंग का कोर्स बाकायदा था, अनवर सज्जाद साहब के साथ हमने स्क्रिप्ट राइटिंग पढ़ी हुई थी, चीजें पढ़ी हुई थी, लेकिन मैंने कोई अटेम्प्ट नहीं की थी किसी के लिए। तो बस यही कि मेरा एक डायरेक्टर के साथ ताल्लुक बन जाए, इसका नंबर मेरे पास आ जाए, मेरा नंबर इसके पास चले जाए, ये मुझे जानने लगे, मैं इसे जानने लगूं, लिंक बन जाएगा इंडस्ट्री में। दिस इंडस्ट्री इज ऑल अबाउट योर लिंक्स। एग्जैक्टली। ठीक है, तो बस उसमें मैंने हाँ कर दी। मुझे उसको पता भी नहीं था क्या है वो। फिर उन्होंने एक कहानी मुझे दी। कौन सी थी टेलीफिल्म जो लिखी पहली? होना था प्यार। इट वाज ऑन एयर ऑन TV1 और वो बहुत मतलब बहुत जिसको कहते हैं तेजी से काम हुआ था। मैंने दी, वो चैनल गई, चैनल से अप्रूवल आ गया, वो भी फौरन परेशान हो गए कि इतनी जल्दी अप्रूवल कैसे आ गया। तो उसकी उन्होंने बड़ी तारीफ की थी। जो डिमांड थी वो पूरी की आपने उस चैनल की। जो अच्छा, मैं समझा आप समझ रहे हैं डायरेक्टर की डिमांड। मैंने कोई डिमांड वो मुझे अंदाजा है कि इंडस्ट्री में है, लेकिन आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट दैट। तो वो जी जो तकाजे थे एक टेलीफिल्म के, वो मैंने पूरे सही है। अच्छा, हमारे यहाँ हमेशा से हम बात करते हैं ना कि नेगेटिविटी की भी बात करते हैं, माशरे में भी नेगेटिविटी है, इंडस्ट्री में भी हम बात करते हैं। फिर हम एक और शिकवा करते हैं कि ख़ास तौर पर इंडस्ट्री के लिए कोई एकेडमी मौजूद नहीं है। एक इदारा फिर बना, नापा। और आप क्या समझते हैं कि जिस वक्त आप भी स्ट्रगल कर रहे थे उस वक्त भी मेरा ख्याल है कोई इदारा नहीं था, उसी दौरान ये इदारा कायम हुआ? नहीं, मैं उस वक्त आई थिंक 2005 में नापा एस्टेब्लिश हुआ। मैं उस वक्त NAD में पढ़ रहा था। ठीक है। तो जैसे ही मुझे पता चला ऐसा कोई इदारा बना है, तो मेरी 2007 में डिग्री कंप्लीट हुई थी NAD यूनिवर्सिटी से। तो जनवरी 2008 में आई वाज इन नापा। तो जिस वक्त मैंने शुरू किया उस वक्त नापा एग्जिस्ट करता और था। आपने जिया मोइनुद्दीन जैसे लोगों के अंडर और तिलत हुसैन जैसे लोगों के अंडर ट्रेनिंग ली? जी, अल्लाह का शुक्र है, उस वक्त दोनों जिन असातिज़ा का आपने नाम लिया हयात थे। और ना सिर्फ हयात थे बल्कि जिया साहब तो खैर अपनी आखिरी वक्त तक बखैर खूबी पढ़ाते रहे, किसी बीमारी का शिकार नहीं हुए। तलत साहब आखिरी दौर में थोड़े से बीमार रहने लगे थे। और जो मुझे याद है जिया साहब का कि आखिरी वक्त में भी जब आते थे तो फुल ऑफ एनर्जी, वो उसी तरह से, और सहारा नहीं लेना चाहते थे। बिल्कुल ऐसे ही, वो इंस्पिरेशन है। हम कि जितने लोगों ने उनसे पढ़ा है या जितने लोगों का इर्द गिर्द उनसे किसी भी हवाले से वास्ता रहा है, तो वो हर किसी के लिए एक इंस्पिरेशन है। जितने ऑर्गेनाइज्ड, मतलब मैंने जिया साहब से ना एक शख्सियत के अंदर एक कॉम्पोजिशन होती है कि अपने आप को कंपोज रखो, चाहे किसी भी किस्म की सूरत हाल हो। तो किसी भी लतीफे पे जोर से ना वो कभी हंसे, ना किसी भी शौक की खबर पर जोर से वो कभी चीखे। ये चीज उन्होंने अपने आप को बहुत कंपोज रखा। हमने देखा उनके पास कभी कभी हम बैठे हुए और एक अचानक से किसी ने बोला भाई ये हादसा हो गया, वो तो ही वाज वेरी कंपोज टू रिएक्ट द थिंग्स। तो वो चीज मैंने उनसे देखें। तालीम तो एक है, वो टीचर उनका एक पढ़ंत के हवाले से और डिक्शन के हवाले से जो उन्होंने हमें सिखाया वो तो सिखाया, लेकिन उनकी शख्सियत के और भी बहुत सारे पहलू हैं। वो सिर्फ आप उसी वक्त सीख सकते हैं जब आपसे उनसे कोई वास्ता वसीला रहा। वो कहते हैं ना इसको इनडायरेक्ट जो है ना, गैर महसूस तौर पे आपकी तरबियत हो रही होती है। बिल्कुल ऐसे आप चीजें जो है वो ऑब्जर्व कर रहे होते हैं किसी शख्सियत के साथ, और बड़ी शख्सियत के साथ। मैं इस हवाले से खुश किस्मत समझता हूँ खुद को कि जिया साहब हो गए, तलत हुसैन हो गए, राहत काज़मी हो गए, अंजुम अयाज साहब हो गए, खालिद अहमद साहब हो गए, डॉक्टर अनवर सज्जाद साहब हो गए, बख्तियार अहमद साहब हो गए,
ऑल द लेजेंड, ठीक है, अपने काम का उनका मतलब जो उनका आप काम देखें वो एक मार्कतुल आरा का इसमें कोई काम था। तो उस हवाले से वो सीखना और वो सीखा भी हमने उनका भी, क्योंकि नई नई एकेडमी बनी थी तो दे वर पैशनेट टू कि हमने कुछ करना है, तो उस हवाले से एक बहुत अच्छा तरबियत हमें मिल गई। अच्छा, अगर हम बात करें पाकिस्तान बनने के बाद से लेकर और पिछले कोई 30-40 सालों के अंदर जो राइटर्स आए जिन्होंने ख़ास तौर पे जब रेडियो से टीवी की तरफ शिफ्ट हो गए और ड्रामा उन्होंने राइटिंग की, उसमें किसने इंस्पायर किया, पढ़ा जिनको और लगा कि ये अच्छा, मैं स्क्रीन के हवाले से अगर मैं देखूं ना, मेरी राइटिंग में अगर कुछ किसी का आंसर नजर आता है तो मुझे हसीना मोइन, उसकी झलक नजर आती है। हाँ, अच्छा। हसीना मोइन, फातिमा सुरैया बजिया, हाँ, और फसी बारी खान, ये तीन ऐसे राइटर्स हैं जिनको मैंने ना मतलब जिनकी सीन्स नहीं होता यार, ऐसा मजेदार सीन होना चाहिए, या फसी का जो एक जबान की चाचनी है उर्दू की, वो उनका आप कुद्दूसी साहब की बेवा देखें, या हसीना मोइन का आप अनकही, तन्हाइयां, अंकल उर्फी, धूप किनारे, वो जो एक लाइट मूड से वो एक ट्रांजिशन होती है ट्रेजेडी की तरफ या उस तरह, तो उस तरह की जो चीज थी ना, फिर बजिया का फैमिली ड्रामा, ऐसा कोई वो ड्रामा होता था, कहते थे कि उनके पूरी इंडस्ट्री कम पड़ जाती थी कास्ट के हवाले से उनके जो रिश्तों की। अब तो देखें ना आप, ड्रामे के अंदर कोशिश होती है कि कम से कम रिश्तों को डाला जाए, बाप को मार दो, माँ को दिखाओ नहीं, एक क्योंकि आपके पास एक्टर्स नहीं है, नॉट नो इट्स नॉट बजट का इशू है, जितनी बड़ी कास्ट होगी उतनी बड़ी आपको डेट्स लेनी पड़ेंगी कास्ट की। अब यहाँ 4 बंदों की कास्ट में आप डेट्स में फंस जाते हैं कि फला एक्टर तो किसी और जगह चला गया है तो इतने दिन बाद आएगा, तो आपकी शूट इतने दिन तक पॉज पे रहेगी क्योंकि वो लीड कैरेक्टर है, तो इतने सारे एक्टर्स को आप कैसे रोक के रखेंगे। तो उसके डायनामिक्स की जो होती थी बड़ी डिटेलिंग होती थी, रिश्ते के अंदर से रिश्ता जो है वो निकल रहा होता था। अच्छा, एक चीज और मेरे ज़हन में आई, मैं सिर्फ एक नाम आपने लिया तो मैंने जिन राइटर्स का नाम नहीं, इसके अलावा आई जस्ट वांट टू शेयर कि मेरे मेंटोर्स भी रहे इस इंडस्ट्री में, जिसमें से जंजीबील आसिम, मैंने पहला सीरियल उनके साथ लिखा था। तो जो आप नाम कह रहे थे, इस राइटिंग की इंस्पिरेशन में हो गई, स्क्रीन प्ले लिखना मैंने जंजीबील से सीखा था। तो उन्होंने काफी पहले तो जब मैंने शुरू किया था उनके साथ प्रोजेक्ट, तो मुझे बताती थी अब अगले एपिसोड में तुमने ये करना है तो इसमें ये चीजें होगी, फिर वो एपिसोड सुनती थी, फिर बताती थी कि इसके अंदर ये कर दो, ये चीज यहाँ से कर दो, स्क्रीन प्ले उसके अंदर ऐड करती थी। तो वो काफी हद तक मैंने तरबियत का अमल जो है वो चलता रहा। उसके बाद फिर जंजीबील के बाद फिर आमरा शाहिद, बी गुल और इन सब के साथ मेरा वास्ता वसीला रहा। तो एक अच्छा, लोग भी अच्छे मिल गए मुझे इंडस्ट्री के अंदर। स्टार्टिंग पॉइंट बढ़नी, अभी मैं नदीम बेग साहब के साथ एक प्रोजेक्ट के ऊपर काम कर रहा हूँ, तो उन्होंने मुझे बहुत एनकरेज किया। प्रोजेक्ट जिस वक्त हम बात कर रहे हैं, आपका कौन सा प्रोजेक्ट ऑन ईयर है? कोई अभी तो कोई और नहीं। अच्छा, अब हम एक चीज में जहन में और सवाल आया था कि अभी जो हमने बात की, ये सब जो है वो कराची के राइटर्स हैं, क्या डिफरेंस नज़र आता है? आज के राइटर्स को भी देखें, पुरानों को भी देखें, हम जो लेजेंड्स हैं उनकी बात करें, क्या फ़र्क नज़र आता है राइटिंग्स के अंदर? अगर कोई किसी का ब्रॉटअप कराची में है या किसी का ब्रॉटअप पंजाब का है या किसी और हमारे किसी और सूबे का है, फ़र्क नज़र आता है राइटिंग्स के अंदर, क्या एक ही हैं? मेरे ख्याल में अगर होता भी होगा ना, तो उसको प्रोडक्शन हाउसेस डायलेक्ट ठीक कर देते हैं। अगर कोई पंजाबी का राइटर है और उसने कुछ ऐसे अल्फाज यूज किए हुए जो उसके अपने खास कल्चर की अक्कासी करते हैं और वो बनाना ये चाह रहे हैं, बात ये नहीं कि राइटर क्या लिख रहा है, बात ये है कि आप जब प्रोडक्शन में जा रहे हैं तो उसे कहाँ का ड्रामा दिखा रहे हैं। अगर उसने लाहौर के प्रेमिसेस में लिखा हुआ है ड्रामा, लेकिन प्रोडक्शन हाउस कहता है कि हम कराची में बना रहे हैं और हमें कराची की फैमिली दिखानी है, तो फिर उसको वो चेंज कर देंगे अकॉर्डिंगली। वो उसको उस तरह से नहीं जाने देंगे जैसे उस राइटर ने लिखा हुआ था, या तो उसमें वो वाली चीजें। तो अगर आप देखेंगे ना, तो सबका काम एक तरह का नजर आता है। उसकी वजह भी यही है कि प्रोडक्शन हाउसेस रिस्क नहीं लेते कि यार आउट ऑफ द बॉक्स कुछ करना है या अलग से कुछ करना है, एक जैसे ही करना है। तो सारे राइटर्स का ही काम, मुझे तो अब ऐसा लगता है सभी एक जैसा लिखने लगे। थोड़ा सा हम रिस्क लेते हुए भी शायद घबराते हैं। एक भेड़ चाल भी है जो
कोई प्रोजेक्ट हिट हो जाता है तो जैसे 8-10 करोड़ आपके भी लगेंगे ना, तो हाँ आप भी रिस्क लेते हुए घबराएंगे उससे वो नहीं आते। लेकिन मैं इस बात वेरी का ट्रू। हामी हूँ कि चैनल्स क्योंकि एक बड़ा प्लेटफॉर्म होता है, हाँ, उन्हें रिस्क लेना चाहिए, हम्म, क्योंकि उसी रिस्क लेने से आपको पता चलता है कि अच्छा ये चीज भी क्लिक कर गई, ठीक है ना, तो उससे ही आपको फिर अंदाजा होता है। तो कम से कम 1-2 प्रोजेक्ट के लिए मुझे लगता है कि एज अ पॉलिसी हमें रिस्क लेना चाहिए। अच्छा, एक चीज और जो हम आजकल देख रहे हैं, मुझसे बेहतर आप जानते हैं कि डायरेक्ट कमर्शियल राइटिंग तो हो ही रही है, लेकिन बहुत सी चीज़ें ऐसी भी नज़र आ रही हैं मीडिया इंडस्ट्री के अंदर, ड्रामा इंडस्ट्री के अंदर, जिसको एक आम आवाम समझती है कि उसका, वो देखती तो ज़रूर है, लेकिन वो समझती है कि हमारे कल्चर से उसका ताल्लुक नहीं है। बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं, क्या सोसाइटी में आप समझते हैं ऐसी चीज़ें हैं जो हमसे ढकी छुपी हैं, लेकिन मीडिया दिखा रहा है, ड्रामा दिखा रहा है उसके अंदर? नहीं, मुझे तो इसका उल्टी मतलब इसका रिवर्स लगता है। और मुझे ये लगता है कि बहुत सारी ऐसी चीजें सोसाइटी में जो मीडिया नहीं दिखा रहा। अच्छा। ठीक है ना, रिस्ट्रिक्शंस है। मीडिया तो बहुत अच्छी पिक्चर दिखा रहा है सोसाइटी की, यहाँ तक वो मैं मानता हूँ कि हम फैमिली ड्रामा के अंदर या बहुत सारी चीजों के अंदर दिखा रहे हैं, तलाकें और वो सारी चीजें होती हैं। बेसिकली ड्रामा इंडस्ट्री चलती ही इसी पे है कि खवातीन से रिलेटेड सारे इश्यूज, वो सारी चीज हों। इंडिया इतनी अच्छी वेब सीरीज बनाता है, लेकिन वो वेब सीरीज टीवी पे नहीं चलाता। उसको पता है टीवी की ऑडियंस ये है ही नहीं, या उनकी मूवीज बहुत अच्छी होती हैं, टीवी के लिए नहीं है ना। टीवी पे वो आज भी, क्योंकि सास भी कभी बहू को वो दोबारा लेकर आ रहे हैं, ठीक है ना, वो उसी पे चला रहे हैं। तो हमें अगर इंडस्ट्री बनानी है तो हमने डिमांड पूरी करनी है, वरना ऑडियंस स्विच करेगी। और अब तो स्विच करना इतना आसान हो गया है कि मैंने देखा दादी नानियों को भी यूट्यूब यूज करना आ गया, तो वो भी टीवी बंद कर देंगी अब तो। पहले तो ये होता था दादी नानी को नहीं इस्तेमाल करना आता था और उनके हाथ में स्मार्टफोन नहीं थे, इतने महंगे फोन होते थे, कौन रखेगा। अब तो सस्ते सस्ते स्मार्टफोन आ गए हैं, वो दादी के हाथ में भी आ गया तो स्विच करना। अगर आपने टीवी पे अपनी ऑडियंस को सस्टेन करना है तो फिर आपने वही देना है जो ऑडियंस पसंद करती है। तो उस हवाले से है वो। अब देखें ना, अगर इस वक्त आप, मुझसे पता नहीं आप इत्तेफाक करेंगे नहीं करेंगे, जो मीडिया इंडस्ट्री के इस वक्त जो बड़े राइटर्स हैं, उसके अंदर उमैरा अहमद है, शायद खलील रहमान, शायद नहीं, यकीनन यही हैं, यकीनन। तो यही काम कर रहे हैं और ये ट्रेंड भी सेट कर रहे हैं। ये कुछ हटके भी चीजें लेके आते हैं। जब इन्होंने खलील रहमान कमर से आप इख्तलाफ करें या ना करें, बहुत से लोग जाहिर है वो कुछ उनकी बातें ऐसी हैं उसके ऊपर करते हैं, लेकिन जब उन्होंने ये ड्रामा दिया मेरे पास तुम हो, तो ट्रेंड तो सेट किया ना। जो एक ट्रेंड चल रहा था उस वक्त, उसको उन्होंने उससे हटके बात की। ऐसा है या नहीं है? नहीं, हटके, मैं इस चीज से बिल्कुल आपके इत्तेफाक करता हूँ। हटके इन सेंस कि उन्होंने एक मर्द की कहानी दिखाई कि उसके साथ क्या होता है, वो उसको मजलूम दिखाया, औरत को मजलूम दिखाने के बजाय। तो इस चीज से मैं तो, और राइटर्स ने भी किया है इसका। खलील साहब की बात हम इसलिए असल में देखें कि उमैरा अहमद का आपने नाम लिया, जिस वक्त उमैरा ने काम किया उस वक्त तो शी वाज लाइक, उनका जो कंटेंट था एज ए नॉवेलिस्ट वो इतनी फेमस थी कि उनके नॉवेल पे जब चीज बनने लगी तो ऑडियंस को आना ही था टीवी पे। अब अगर मैं कोई नॉवेल लिखना चाहूँ तो मैं क्यों नॉवेल लिखूं जब मुझे पता है कि मैं ड्रामे में ही वो सारी चीजें कर सकता हूँ और ज्यादा पजीराई और ज्यादा ऑडियंस को एड्रेस कर सकता हूँ। पहले ये होता था कि मेरी नॉवेल लिखी हुई किसी की होती थी और उसका स्क्रीन प्ले कोई और लिखता था। जी। लेकिन अब जो है वो चेंज आया बहुत से। जब उमैरा की बात कर रहे हैं कि नॉवेल भी उन्हीं का, स्क्रीन प्ले भी उन्होंने उसी का लिखा। वरना बजिया का देखें ना, अगर उरूसा देखें तो वो देखिए ना, बिल्कुल ऐसे ही है। वो टेक्निक, बहुत सारे राइटर्स ऐसे होते हैं जो उस टीवी की टेक्निक को एडेप्ट नहीं कर पाते, वो उसी चीज में होते हैं। तो उस हवाले से ऐसा बिल्कुल है। अच्छा मंसूर, अब हम बात करें आपके मशहूर जो ड्रामे जिन्होंने बड़ा तहलका मचाया और बहुत ऑडियंस को इंगेज किया, पहले अगर बात करूं बिबन खाला की बेटियां, तो क्या ये कोई कहीं से कोई इंस्पिरेशन आ गई थी कि इसके ऊपर लिखा जाए? क्या सोचा और उसके ऊपर फिर कलम उठाया और लिख दिया, और ऐसा लिख दिया कि मजा आ गया? असल में उसमें काफी हद तक जो किरदारों को डेवलप करना या कहानी डेवलप करने का काम था वो सैयद आतिफ हुसैन ने मेरे साथ किया था। और अल्लाह उन्हें जन्नत नसीब करे, अब दुनिया में नहीं रहे। वो उस ड्रामे के डायरेक्टर भी थे, लेकिन उसकी जर्नी बहुत खूबसूरत है। और वो जर्नी इस तरह से है कि हम दोनों ही बोल टीवी में काम करते थे। वो एक ड्रामा डायरेक्ट कर रहे थे, मैं उस प्रोजेक्ट का कंटेंट मैनेजर था। तो वो अक्सर मेरे पास
एपिसोड्स वगैरह लेकर आते थे कि इसके अंदर देखो सीन में ये है और उसमें ये चेंज होना चाहिए या ये एक सीन एडिशनल लिखा जाना चाहिए। प्रोजेक्ट शूट पर था तो मैं अक्सर उनसे कहता था कि यार अब मैं क्या राइटर को भेजूं, फिर वो कहेगा अच्छा मैं 2 दिन बाद करके दूंगा, फिर वो वापस आएगी, फिर हम पढ़ेंगे। मैंने कहा अच्छा मुझे अच्छा ये ब्रीफ है, और मैं वहीं बैठे बैठे उनकी ब्रीफ के हवाले से एक सीन लिख कर दे देता था। उनके ये लें, ये जो आप कह रहे हैं ना, ये इस तरह का सीन बना दिया मैंने। अब वो पढ़ते थे तो कहते थे यार तुम्हारा जुमला तो बहुत अच्छा है, तुम लिखो मेरे लिए, तुम लिखा करो, तुम्हें लिखना है मेरे लिए। अब वो कहते तो कभी कभी कहते हैं मजाक में या जो भी है, लेकिन उसके बाद बोल टीवी के हालात ऐसे हुए कि हम सबकी नौकरियां वहां से तो बकायदा यूं समझ लें कि वो मेरा हाथ पकड़ के मुझे ARY में लेकर आए थे कि उन्होंने वहां कहा कि मुझे इस राइटर से लिखवाना। मैं टोटली एक न्यू राइटर ARY के लिए था। उससे पहले मेरे 2 सीरियल A+ पे ऑन एयर हो चुके थे, तो मैं साथ साथ जैसे स्क्रिप्ट एडिटर, कंटेंट मैनेजर, हेड ऑफ कंटेंट, इस हवाले से काम कर रहा था। और इंडस्ट्री जो है वो फेस से फेमिलियर थी, राइटिंग से नहीं लेकिन फेस से फेमिलियर थी somehow। तो फिर उसके बाद वो तो उन्होंने ही कहानी का ये कि ऐसी 6 बहनें होंगी और ये कहानी होगी और हर बहन की एक स्टोरी इस तरह से, तो फिर वो डेवलप करते 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 वो एक अच्छी चीज निकल के आई। उसके कैरेक्टर्स बहुत मशहूर हुए, खासतौर पर नजमा हैदराबादन का एक कैरेक्टर बहुत मशहूर था उसके अंदर, राजा कासिम का। वो सारी बहनें तो मशहूर थी, बबली, बेबी और मोमी, एवरीवन वाज, मतलब सारे कैरेक्टर्स। और मैं वो इस हवाले से भी एक अपने आप को बहुत खुशनसीब समझता हूँ कि मेरी टाइटल लेडीज जो है वो हमेशा एक PTV की लेजेंड एक्ट्रेस रही हैं। जैसे बब्बन खाला में जो टाइटल था वो ज़हीन ताहिरा, बिल्कुल नो डाउट। बेबी बाजी जब किया तो जो टाइटल रोल था वो समीना अहमद के पास था। तो मुझे कोई सज्जल और यमुना ज़ैदी इस तरह की मेरे टाइटल पे नहीं आई, ये मैं लाइक करता हूँ। लेकिन इस हवाले से खुशनसीब भी हूँ कि मेरी हमेशा से टाइटल लेडीज हमेशा से लेजेंड रही। सोच पुख्ता है, इस वजह से जो टाइटल हीरोइन बनती है वो इस तरह की कोई पुख्ता खातून बनती है। अब इसका तो कुछ भी नहीं कह सकते, बहरहाल इत्तेफाक कह लें तो इस। और अगला प्रोजेक्ट कुछ रिवील करेंगे, क्या हो रहा है अभी? तो इट्स इन बड़ा इनिशियल लेवल पे है, मतलब ना भी मैच्योर लेवल पे भी होता तो मैं कहता हूँ कि वो ऑन एयर हो जाए, चीज हो जाए, वो बन जाए, मैं आज बताऊं ये हो रहा है, वो शूट के बाद उसमें नजर ही ना आए तो वो दावे ही ना करूं मैं इस तरह के। तो जब बनेगा आएगा, देखा जाएगा, मंजर आम पर आ जाए, लोग देखें, खुद ही वो करें। इन ड्रामों का फीडबैक जो है वो डायरेक्टली मिला, और जब मिला डायरेक्टली तो उसने और मोटिवेट किया कि भाई अब मेरी राइटिंग पुख्ता होती जा रही है, काम अच्छा होता जा रहा है, या पहले से पता था नहीं ये जाएगा, हिट होगा ये? मैं देखें खुद मैंने ना एज कंटेंट मैनेजर, एज ए हेड ऑफ कंटेंट काम किया हुआ है, तो मुझे ये पता होता है कि ये सही एपिसोड है या खराब एपिसोड है, अच्छी लिखी हुई एपिसोड है या बुरी लिखी हुई एपिसोड है। मुझे अपनी एपिसोड का भी पता होता है, क्योंकि इससे पहले मैं दूसरे राइटर्स के एपिसोड को अप्रूव या डिसअप्रूव कर चुका हूँ ना। मैं अगर सीट पे बैठा हुआ हूँ और मेरे पास एक एपिसोड आई है और मैंने उसे पढ़ा है, तो मैं राइटर को कह देता हूँ यार इसे रीराइट करें, इसमें तो ये चीज कम है, इसमें ड्रामा कम है, इसमें क्योस कम है, इसके अंदर ये चीज सही नहीं लिखी हुई, डायलॉग्स का थोड़ा सा इशू है। तो जब मैं इतने अरसे तक ये काम दूसरों को बताता रहा हूँ, तो जब मैं अपना लिख के अपना पढ़ूंगा तो कम से कम मैं ये तो जज कर लूंगा। कई दफा ये होता है कि प्रेशर में मैं दे देता हूँ एपिसोड, लेकिन मुझे ये पता होता है कि ये मेरी इतनी अच्छी एपिसोड नहीं है, इसको सही करने की जरूरत है। तो वो लिखते लिखते मुझे ये अंदाजा हो जाता है कि यार ये ड्रामा, अगर पूरे ओवरऑल ड्रामे की बात ना भी की जाए तो मुझे ये पता होता है कि ये एपिसोड का तो बहुत ही अच्छा रिस्पॉन्स आना है, और उस एपिसोड के भी मुझे ये पता होता है ये सीन तो जो उठा देगा एपिसोड। अप्रूव्ड स्क्रिप्ट होती है, लास्ट आवर्स में उसको भी चेंजेस करते रहते हैं, आखिरी वक्त तक काम करते रहते हैं उसके ऊपर। लास्ट आवर्स में जो चेंजेस होते हैं वो फिर एक्टर्स की अवेलेबिलिटी के ऊपर होते हैं। एक सीन हमने बनाया, उसमें एक एक्टर की डेट ही नहीं है, तो अब उस बंदे को सीन से निकालना है। नहीं, मैं डायलॉग्स के हवाले से ही बात कर रहा हूँ
एक जुमला लिखा था। नहीं नहीं, वो तो मैं, आप बात सही कह रहे हैं, मैं समझ गया जिस तरफ आप बात कर रहे हैं वो होता है। कई दफा मुझे याद आ रहा होता है यार उस जगह इस जुमले को मैं अगर ये कर दूं, लेकिन मैं करता नहीं हूँ कब। वो फिर उनके लिए वो कई दफा मैंने कोशिश भी की, तो कहते वो कहने के वो तो हम शूट कर चुके, क्योंकि ऐसा नहीं होता कि एपिसोड का लास्ट सीन लास्ट में हो रहा है, तो लास्ट सीन पहली एपिसोड पहला जब कैमरा ऑन हुआ है तो उसी वक्त शूट हो चुका होता है। तो वो कई दफा मुझसे कहते हैं ये तो हम शूट कर चुके हैं। तो फिर बहुत से लोग नहीं जानते होंगे कि जो ड्रामा भी शूट हो रहा होता है तो हमें तो आमने सामने करेक्टर नजर आ रहे होते हैं, लेकिन वो करेक्टर कभी और शूट हुआ होता है, किसी और जमाने में शूट हुआ होता है, सामने जो करेक्टर बात कर रहा होता है वो अलग वक्त में। मेरे साथ ऐसा नहीं हुआ, लेकिन वो ऐसा है अमूमन ऐसा ही, क्योंकि वही आप वो फिर बड़े एक्टर्स की अवेलेबिलिटी पे होता है कि वो एक एक्टर की डेट्स हैं दूसरे की नहीं, तो फिर वो क्लोज में कर लेते हैं। जैसे कि इंटरव्यू भी हम ऐसे रिकॉर्ड कर सकते हैं ना कि आप अपने सवाल करते रहे और मुझे कोई बताता रहे और फिर मैं जवाब, तो एक कैमरा आपकी तरफ शूट करके 2 दिन पहले शूट हो जाए और 2 दिन बाद मेरा हो जाए और स्क्रीन पे देखने वालों को पता ही ना चले कि ये लोग एक साथ बैठे हुए ही नहीं। ऐसे ही है, अब मीडिया इसी तरह का काम कर रहा है ना, तो अगला इंटरव्यू मेरा वैसे करेंगे। लेकिन हम मास्टर शॉट बाद में लगा देंगे कि ऐसा नहीं करें। अच्छा मसूद, मैं दोबारा आता हूँ, हम थिएटर के ऊपर बात करते हैं। पाकिस्तान में राइटर्स भी इतने नहीं है, लेकिन थिएटर भी मेरा ख्याल है कि मादूम होता जा रहा है। थिएटर के ऊपर इतना काम नहीं हो रहा, लेकिन आप उन लोगों में से हो जो थिएटर आर्टिस्ट भी हो, थिएटर पूरे पाकिस्तान में लेके भी जा रहे हो। कई शहरों में आपने, जो मुझे पता है कि आपने थिएटर किया, तो मैं जो ये स्टेटमेंट दे रहा हूँ एग्री करते हैं कि पाकिस्तान में थिएटर देखने वाले लोग नहीं है। असल में देखने वाले लोगों से ज्यादा दिखाने वाले लोग तो हों, पहली चीज तो ये। फिर दिखाने वाले लोगों का पेट तो चले, ठीक है, उनका रोजगार तो चले। वो अपना भूखे रह के तो थिएटर परफॉर्म नहीं कर सकते। गो के बहुत सारे आर्टिस्ट ऐसे ही हैं, अभी भी हैं, जो अपना पेट काट के थिएटर कर रहे हैं। ऐसे ही है, ठीक है। वो अभी भी हमें वो अमाउंट थिएटर से नहीं मिलता जो एक्सपेंस होता है, जितनी एक्सपेंस के बाद जितनी मेहनत हम करते हैं, ठीक है, जितने एफर्ट हम उसमें लगा देते हैं, हम कम एफर्ट लगा के टीवी से ज्यादा कमा लेते हैं बानिस्बत थिएटर के। एज एन आर्टिस्ट मुझे थिएटर सेटिस्फेक्शन जरूर दे सकता है, लेकिन वो मेरा घर नहीं चला सकता। उसके बावजूद हम प्रैक्टिस में रखा हुआ है, लेगेसी को आगे बढ़ा रहे हैं, अपने असातिज़ा की लेगेसी को आगे बढ़ा रहे, और थिएटर होता रहना चाहिए। थिएटर इंटरेक्शन और वो जो एक इम्पैक्ट उसका है ना थिएटर का और लाइव ऑडियंस का एक एक्टर के ऊपर, वो टीवी या उसमें कोई मजा नहीं है। मतलब एक एक्टर की हैसियत से मैं आपको ये जरूर कह सकता हूँ कि वो बॉल लेने का एक अपना ही मजा है। जब आप आके अपनी परफॉर्मेंस के बाद सामने झुकते हैं लोगों के और तालियों की गूंज में आप पजीराई पाते हैं, उसका मजा अलग है। वो अगर किसी ने वो मजा नहीं लिया तो वही कह सकते हैं बंदर क्या जाने अदरक का सवाल। तो सामने आपको जो एप्रिसिएशन मिल रही है, तो वो जिस हद तक मैं कर सकता हूँ कोशिश कर रहा हूँ। मेरा अपना एक थिएटर ग्रुप है विसल ब्लोअर्स के नाम से, उसके हवाले से हम स्पॉन्सरशिप्स अगर मिल जाती हैं हमें, तो फिर हमने बहुत सारे शहरों में, मतलब इस्लामाबाद, लाहौर, रावलपिंडी, फैसलाबाद, पेशावर, मर्दान, हैदराबाद, कराची में तो बहुत सारी यूनिवर्सिटीज में परफॉर्म किया है। तो मैं बल्कि अगर ये कहीं पे भी हमारी रीच है तो मैं चाहूंगा कि वी शुड बी अप्रोच टू डू द थिएटर। आपकी इस पॉडकास्ट के भी थ्रू अगर हमारा कोई कहीं पे मैसेज जा रहा है, कोई सुन रहा है, तो आई वुड रिक्वेस्ट कि अप्रोच अस टू डू द थिएटर। और ये बड़ी एक मैं समझता हूँ इसमें दो चीजें हैं कि एक एंटरटेन तो आप हो रहे होते हैं, साथ में आपको एक मैसेज भी मिल रहा होता है। तो ये बड़ी अच्छी इंटरटेनमेंट है। और मैं बताऊं कि मैं एक इदारे के साथ लिंक्ड हूँ, तो वहाँ पे बड़ा बच्चों का जोर होता था कि जी खवाली करें, चीज़ें करें। हम कहते हैं खवाली भी करो, जो है वो सिंगिंग भी करो, लेकिन साथ साथ जो है वो थिएटर भी करो। तो हम ऑन एंड ऑफ उस गैदरिंग्स के अंदर हम थिएटर के ऊपर काम कर रहे हैं। आपने रशियन राइटर्स के ऊपर भी थिएटर किया, पाकिस्तानी राइटर्स के ऊपर भी थिएटर किया, दोनों में से कौन अच्छा रहा? ये तो अलग अलग बड़ा जॉनर, मतलब इसके हवाले से तो हम डिस्कशन यही कह सकते हैं, क्योंकि मैंने वो थिएटर किया तो अच्छे ही थे जब भी किया। और अपना सबसे ज्यादा अच्छा कौन सा थिएटर लगता है? अपना मुझे एक, मैं करता हूँ बड़ी देर की मेहरबान आते आते, कादिर खान साहब का लिखा हुआ प्ले है, कृष्ण चंद्र की कहानी है, जामुन का पेड़।
वो मुझे सब हाँ। बहुत 20-25 मिनट का एक थिएटर प्ले है और बहुत इम्पैक्टफुल है, वो मुझे सबसे अच्छा और लगता वो है। जामन का पेड़ जो है वो आज के भी माहौल के ऊपर आपने देखा हुआ उसकी परफॉर्मेंस, वो मतलब वो इतना रेलेवेंट है कि आप सोचते हैं कृष्ण चंद्र ने क्या सोच के कहानी लिखी होगी। इसके हवाले से मैं आपको ख्वाजा मोइनुद्दीन का एक किस्सा सुनाता हूँ। उनका भी बहुत थिएटर में कंट्रीब्यूशन रहा है, मिर्जा गालिब बंदा रोड पे, तालीम बालगान, वो सारा कुछ। एक दफा उनसे किसी ने कहा कि ख्वाजा साहब आपके ड्रामे जब पढ़ो लगता है आज ही के लिए लिखे गए, आज के ही दौर के बिल्कुल। तो उस पे उन्होंने जवाब में ये कहा था, इसमें मेरा कोई कमाल नहीं है, इस मुल्क के हालात ही नहीं बदलते तो मैं क्या करूं। ऐसे ही है। और उसमें यही है जो कहानी है ना कि एक शख्स के ऊपर पेड़ गिर जाता है और हमारे डिपार्टमेंट्स किस तरह से एक के ऊपर एक जो है वो डिले टैक्टिक्स हैं जो हम देख रहे हैं। आप और मैं किसी भी सरकारी दफ्तर में चले जाएं तो यही होता है कि उधर चले जाएं, उधर चले जाएं, उधर चले जाएं। तो उस हवाले से तो वो एक अच्छा है। और किस शहर में सबसे अच्छा एक्सपीरियंस रहा? फैसलाबाद। फैसलाबाद में। अच्छा, वो जुगतों का शहर है इस वजह से या बड़े? अब वो हमने तो क्योंकि सिर्फ एक ही दफा परफॉर्म किया ऑडियंस के हवाले से, लेकिन ये था कि एंजॉय कर खुल के। आप पंजाब साइड पे जाएंगे आपको ऑडियंस ना रिजर्व नहीं मिलेगी। इस साइड पे वो बेचारे कराची के हद तक तो बड़े मिलते हैं, वो खुल के हंसते भी नहीं, हालांकि दिल से बहुत हंसना चाह रहे होते। वो उस तरफ वो नहीं है। वो क्लास भी थोड़ी सी थिएटर की चेंज हो गई है ना। वो एलीट क्लास जो है वो ज्यादा थिएटर देखना चाहता है या बैठेगा वो। और कराची की हद तक कह सकते हैं उस तरफ ऐसा नहीं है। उधर अभी भी मैं कहता हूँ जैसा भी थिएटर हो रहा है हम बड़ी तनकीद करते हैं, लेकिन बहुत सारे लोगों के घर चल रहे हैं और हर तरह का काम होने देना चाहिए। अच्छा मंसूर, स्टेज ड्रामे को भी थिएटर ही कहा जाए ना, वो भी थिएटर ही है। मतलब ये लफ्ज पता नहीं कहाँ से है, स्टेज ड्रामा, इट इज द थिएटर एज वेल। लेकिन वहां पे जो बहुत खास तौर पे हम पंजाब की तरफ ही देखें कि बड़ा मेयार गिरा दिया गया है, बहुत सी ऐसी चीजें हो रही हैं, वो शायद सिर्फ घर चलाने के लिए हो रही है, पैसा कमाने के लिए हो रही है। देखें कहीं ना कहीं जाके तो लोगों की फ्रस्ट्रेशन को चैनलाइज होना है ना। सिनेमा खत्म हो गया है और एंटरटेनमेंट्स खत्म होती चली जा रही हैं। तो अगर वो थिएटर भी अगर हो रहा है खास ऑडियंस के लिए और वो सारा कुछ है, अगर वहां पे जाके वो फ्रस्ट्रेशन चैनलाइज नहीं हो रही तो कहीं और जाके निकलेगा लोगों का बिहेवियर। तो मेरे ख्याल से तो जो भी थिएटर हो रहा है जहां भी हो रहा है उसे होने देना चाहिए। हाँ, उसकी हुदूद और क़ुयूद का तयन होना जरूरी है, बेटर हो, हाँ हो, लेकिन रोका नहीं जाना चाहिए, होना चाहिए थिएटर, बस ये जरूरी है। सही। अच्छा, हम जिंदगी जो है ना वो गुजरती जा रही है, आगे बढ़ती जा रही है, कामयाबियां भी है, नाकामयाबी है। तो क्या कभी जिस पोजीशन पे आज है रिग्रेट होता है कि सॉफ्टवेयर इंजीनियर बन के शायद ज्यादा कामयाबी होती? नहीं, मुझे रिग्रेट तो नहीं होता बिल्कुल भी, क्योंकि मैं एज ए सॉफ्टवेयर इंजीनियर बहुत नाकाम होता। अच्छा। हाँ, तो इधर तो किसी प्रेशर में की सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग? नहीं, प्रेशर तो क्या, मतलब आप इंटर करते हैं, आप जाके किसी से भी बात करें इंटर के बच्चों को, उसको पता ही नहीं होता मुझे जिंदगी में करना क्या है, कोई कैरियर गाइडेंस नहीं। मेरे तो मतलब जितने भी इर्द गिर्द, मैं मैट्रिक किया, हम सारे मतलब क्लास पहले उसका आदमजी गवर्नमेंट साइंस कॉलेज में हो गया था, जब सारे ही दोस्त एक जगह जा रहे हैं तो वो पीयर प्रेशर में आप भी वहां चले गए। अच्छा, वहां से निकले, सब दोस्तों का एनआईटी यूनिवर्सिटी में एडमिशन हो गया, मैंने भी टेस्ट क्लियर कर लिया था, मेरा भी हो गया, तो हाँ वहां कर लिया। तो वो पेयर प्रेशर तो था, लेकिन उसके साथ साथ कोई गाइडेंस तो आपके पास थी नहीं ना कि यार क्या करें। फिर मैं आपको बता रहा हूँ कि मिडिल क्लास के लोगों के पास चांस नहीं होता कि वो जिंदगी में रिस्क लें, कम होती हैं चॉइसेस, बहुत लिमिटेड चॉइसेस कम होती हैं। फिर रिस्क लेके आप क्या कर लेंगे, आपके बाप के पास थोड़ी इतना पैसा है कि फिर आपको वो खड़ा कर देंगे, आपको सरवाइव खुद ही करना है ना। तो आप कैसे, मतलब बहुत सारे लोगों को मैं जानता हूं, मैं तो इस हवाले से खुश नसीब हूं कि मैंने अपने टैलेंट को चैनलाइज कर लिया, लेकिन मैं बहुत सारे ऐसे लोगों को जानता हूं जो डिफरेंट फील्ड में काम कर रहे हैं, वो ज्यादा अच्छे राइटर्स हैं, वो ज्यादा अच्छे एक्टर्स हैं, वो ज्यादा अच्छा डायरेक्ट कर सकते हैं अगर उन्हें मौका मिले टीवी पे काम करने के लिए, थिएटर में काम करने के लिए, लेकिन वो रिस्क नहीं ले सके जिंदगी में। वो अपने आप को, आज में बहुत सारे लोग मिलते हैं, यार मैं भी करना चाहता था, तो कम से कम मैं वो रिग्रेट नहीं है कि मैं भी करना चाहता था, मैं जो करना चाहता था मैंने किया। आई वांट टू स्विच टू द डायरेक्शन,
तो दिस इज लाइक अल्टीमेट कि अब मैं मुझे राइटिंग अब उतना एक्साइट नहीं करती, अब डायरेक्शन की तरफ हाँ ज्यादा आई है। वांट टू डायरेक्ट। और अब वो एक्टिंग वाला जो है वो जोश खत्म हो गया, वो डायरेक्ट करूंगा तो खुद ही कास्ट कर लूंगा। अच्छा ये अच्छा तरीका है। अच्छा, आप जो यंगस्टर्स को देख रहे हैं जो आपके सामने आते होंगे, खासतौर पर राइटिंग के भी हवाले से बात करूँ, एक्टिंग और ओवरऑल ड्रामा इंडस्ट्री की बात करूँ, तो यंगस्टर्स क्या जो मौजूदा लोग हैं उनसे बेहतर आ रहे हैं, ज़्यादा अच्छा काम कर रहे हैं? आपका क्या ओपिनियन है इस हवाले से? मतलब जो दौर चल रहा है उसी हिसाब से आ रहे हैं, मतलब अभी बेहतर काम कर रहे हैं, ज्यादा अच्छा काम कर रहे हैं, इसमें कोई शक नहीं लेकिन है। आज जैसे हम बात करते हैं ना, हम देखिए वो लेजेंड्स जिन्हें हम कहते हैं ना, देखिए मैं आपको बताऊं, लेजेंड्स जिन्हें हम कहते हैं वो उस दौर के हवाले से अगर आप उनके बुजुर्गों से पूछेंगे, उनके सीनियर से पूछेंगे, तो कहीं से उनके लिए लेजेंड्स नहीं थे, वो उनके लिए बदतमीज ही होंगे कि भाई उसको तो ये भी नहीं आता, वो तो हमारे लिए पूछें तो वो कहेगा जी क्या हाँ काम किया है, क्या काम किया, वो भले वो बहुत अच्छा है हाँ। सारा काम कर रहे हो, तो वो हर एक एज गैप का सिलसिला होता है। अभी भी बहुत अच्छा काम हो रहा है, जितने यंगस्टर्स आ रहे हैं, जितने नए राइटर्स हैं, जितने नए डायरेक्टर्स हैं, एक्टर्स हैं, दे डूइंग प्रीटी गुड जॉब। कोई चीज तब्दील करना चाहते हैं इंडस्ट्री में, चेंज हो जाए, अगर अथॉरिटी आ जाए तो मैं चेंज कर दूंगा इस चीज को? मैं एक चीज चेंज करना चाहता हूँ, मैं ये चाहता हूँ कि इंडस्ट्री में बाय पॉलिसी ये चीज इम्प्लीमेंट हो कि आप हर ड्रामे में 2 से 3 एक्टर्स को इंट्रोड्यूस कराएंगे। अच्छा, उनका इंट्रोड्यूस होना जरूरी है, ठीक है ना, वो टैलेंटेड है, वो देखिए मैं आपको शेयर करता हूँ, मैंने एक थिएटर प्ले किया था शकील साहब के साथ। अच्छा, बहुत बड़े एक्टर्स हैं, इंतकाल फरमा गए, अल्लाह उन्हें करवट जन्नत नसीब करे। तो वो मुझे ये बता रहे थे कि पीटीवी की ये पॉलिसी थी कि अगर एक एक्टर ने एक सहमाई में एक ड्रामा कर लिया है तो अगली सहमाई के दूसरे ड्रामे में कास्ट नहीं होगा, किसी और को चांस दिया जाएगा। इसी तरह इंडस्ट्री चलती है। फिर उन्होंने ये मुझे बताया कि अगर कोई डायरेक्टर या प्रोड्यूसर किसी ड्रामे के अंदर किसी एक्टर या को कास्ट करना चाहता है जिसका वो रिलेटिव है, मतलब अगर इकबाल अंसारी साहब किसी जमाने में, जैसे बुशरा अंसारी उनकी बात थी, वो किसी ड्रामे में उन्हें कास्ट करना चाहते हैं तो उन्हें हेडक्वार्टर लिखना पड़ेगा कि मैं इन्हें कास्ट करना चाहता हूँ, ये डिमांड है इसकी। वो नेपोटिज्म पे नहीं कास्ट कर सकते, फेवरेटिज्म नेपोटिज्म। तो अभी तक मसला सारा ये है, मैं अभी पढ़ा भी रहा हूँ अपने स्टूडेंट्स को, तो मैं उनके लिए परेशान होता हूँ कि ये पूरा टैलेंट इंडक्ट किस तरह होगा इंडस्ट्री में। आपको नहीं नजर आता क्योंकि जाहिर है चैनलाइज नहीं है ना, जो हिट हो जाता है। अगर ये पॉलिसी आ जाती है तमाम, तो आप देखें कितना नया टैलेंट पैरेलल खड़ा हो जाएगा, वो इंडक्ट होता जाएगा। बहुत सारे हैं जिनके वालिदैन इंडस्ट्री में पहले से एस्टैब्लिश थे, तो उनको पहला चांस ही सज्जल के अपोजिट मिल गया, सही, एक नए लड़के को नहीं मिल रहा। ऐसे ही तो नहीं, एक चीज और है ना मंसूर के, आप ये देखें ना कि जो हम पिछले 20 सालों से जिसको इंडस्ट्री में हीरो देख रहे हैं वो आज भी हीरो है, वो नहीं तब्दील हो रहा ना। तो हम 50 साल 60 साल की भी एज ग्रुप बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है तब्दील। और एक इसमें बहुत बड़ा प्रॉब्लम ये हो गया है कि अब जिसको आप 20 साल से हीरो देख रहे हैं, अब उसे तो चाहिए ना कि वो बाप का रोल करे, वो नहीं कर रहा। अब जो बाप के रोल कर रहे थे वो मर गए, तो अब बाप के रोल करने वाले एक्टर्स नहीं है हमारे पास, नहीं करना है, अब वो हम ढूंढते फिर रहे हैं। तो उस हवाले से भी नया टैलेंट इंट्रोड्यूस, यही वजह है कि वो 2-3 ही कैरेक्टर्स हैं जो हर ड्रामे में आपको एक ही जैसे नजर आते हैं। आप चेंज करते रहे चैनल तो आपको लगेगा कि वही कास्ट है, वही लोग हैं। और बड़ी अच्छी बात आपने की कि अगर इस किस्म की कोई पॉलिसी लाई जाए और इस तरह से नया टैलेंट भी इंडक्ट होता रहेगा और देखने वालों को, मतलब आप समझते हैं कि मुझे मौका जरूर मिलना चाहिए, बिल्कुल मिलना चाहिए। नहीं, मैं हमेशा जो है ना, हमेशा आपकी लुक्स की मैं तारीफ करता हूँ, आपके अंदाज की, आपकी आवाज की, हर चीज की मैं हमेशा तारीफ करता हूँ। तो मेरी तो पूरी सपोर्ट आपके साथ है। और कभी अगर मैंने ड्रामा बनाया तो मैं जरूर आपको हीरो लूंगा। इसी आस के मैं जिंदा हूँ कि कभी आप ड्रामा बनाए तो मैं हीरो हूँ इंशाल्लाह। लेट्स सी। मंसूर, जब मैं कुछ अपने सर्कल में डिस्कस कर रहा था कि मेरा नेक्स्ट पॉडकास्ट जो है वो मंसूर अहमद खान के साथ है, तो लोगों ने कहा कि बेबी बाजी के ऊपर जरूर बात कीजिएगा, वो एक्सपीरियंस कैसा रहा, उसके बारे में कुछ बताएं। वो एक्सपीरियंस मैं समझता हूँ बहुत अच्छा इसलिए रहा कि उसका सोसाइटी में इम्पैक्ट बहुत ज्यादा है। एक तो बहुत सारे बच्चे अपने वालिदैन के करीब आए, अच्छा, उस ड्रामे के बाद कुछ बहुत सारे लोगों ने
अप्रोच करके बताया कि ये ड्रामा देख के हम अपने पेरेंट्स के क्लोज हो गए, बहुत सारे भाई एक दूसरे से जाके मिले। अच्छा, तो उसका वो हवाला इस हवाले से तो बहुत है। जो मुझे शोहरत मिली, देखिए शोहरत बड़ी वक्ती सी चीज होती है, लेकिन ये जो काम हुआ है ना, वो मैं समझता हूँ अल्लाह ताला को कोई सदका जारिया हो गया, एक सदका जारिया हो गया, यूट्यूब पर मौजूद है। जब जब वो लोग वो ड्रामा देखेंगे तो वो एक फैमिली की बॉन्डिंग्स के हवाले से वो ड्रामा बड़ा, फिर उसके कैरेक्टर्स मतलब इतना ज्यादा, वो आप किसी भी कैरेक्टर के नाम लें, 8 कैरेक्टर 10 कैरेक्टर एक घर के अंदर मौजूद थे, और वो सारे कैरेक्टर्स हिट। वरना वुमन ऐसा नहीं होता, कोई एक आध कोई कैरेक्टर हिट हो जाता है। एग्जैक्टली आप क्या बात करें कि सिद्दीकी साहब जो वालिद थे, बीबी बाजी वालिदा थी, जमाल बड़ा भाई, नसीर छोटा भाई, अजरा भाभी, अस्मा भाभी, तो वो सारा वलीद, एक और इसमें वासिफ, तो ये सारे कैरेक्टर्स ने इनका अपना एक इम्पैक्ट बहुत अच्छा। और वो रिलेशन जो होता है ना, जब हम देख रहे हैं उस ड्रामे को, देख रहे थे जिस वक्त, तो कहीं ना कहीं लिंक करते जाते हैं हम चीजों को। वो कैरेक्टर्स जो हैं वो हमें अपनी फैमिली में नजर आने लगते हैं, अपने आसपास। तो वही चीज जो होती है, असल चीज तो यही है ना कि ड्रामा या मीडिया इंडस्ट्री का काम यही है ना कि पॉजिटिविटी लेके आए, पॉजिटिव इम्पैक्ट लेके आए। तो वो चीज उसने दिया, तो वो जाहिर है आपको एक इनर सेटिस्फेक्शन भी देती है। एग्जैक्टली। और इसके हवाले से बात करूं कि ये कॉन्सेप्ट जाहिर है बाज़ौक़ात चैनल्स की भी डिमांड होती है, लेकिन जो कैरेक्टर्स लेके आते हैं, ये कैरेक्टर्स आम जिंदगी में देखते हैं, उठा लेते हैं, जमा करते रहते हैं अपने पास कि जब ड्रामा लिखूंगा तो इस कैरेक्टर को ऐसे रखूंगा। प्लॉट किस तरह से जहन में आ जाता है कि ये यहाँ पे इसको फिट कर दिया जाए। ऐसे ही है, जैसे आपने कहा ना कि मैं जमा करता रहता हूँ, मैं ये करता रहता हूँ। मैं बहुत सारे कैरेक्टर्स इधर देखे उधर देखे उधर देखे, और वो मैं साइड पे रखता चला जाता हूँ। अब फिर मैं ये करता हूँ कि इन सारे कैरेक्टर्स को जोड़कर एक ड्रामा, फिर मैं सिचुएशंस भी जमा करता रहता हूँ। किसी के घर की कोई सिचुएशन सुनी, किसी ने अपनी कोई बात बताई, किसी ने अपनी कोई, मैंने कहा यार ये तो ड्रामे में दिखाने वाली बात है, फिर मैं वो भी फिर जमा करे, फिर उन कैरेक्टर्स को उन सिचुएशंस में रख के एक ड्रामा बना रहे। तो इसी वजह से कई दफा मुझे टाइम भी बहुत लगता है लिखने के अंदर। कभी ऐसा हुआ कि किसी कैरेक्टर ने रिकग्नाइज कर लिया हो कि मुझे इसने कॉपी किया है? हाँ, वो मैंने सुना था कि उनको पता तो चल गया है कि उनके ऊपर लिखा है। बताना चाहेंगे? नहीं, वो तो खैर एक अलग सी चीज है, लेकिन रियल लाइफ कैरेक्टर्स थे काफी सारे इसके अंदर। फैमिली में ऐसा हो सकता है ना कि कोई बिल्कुल ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा ही है। लेकिन मैं कभी क्यों बैल मुझे मार वाला काम करूं। वो पहले लिखा जाता ना कि इस कहानी के नाम और मकामात जो है वो तब्दील कर दिए गए, तो मैंने भी कर दिए थे। वो मैंने काफी हद तक कर दिए थे, काफी हद तक। हाँ, लोग मतलब वो बेसिकली जैसे अजरा भाभी का कैरेक्टर था ना, वो ऐसा कैरेक्टर था कि आप किसी भी फैमिली में अगर उसे देखेंगे ना, तो कहीं ना कहीं वो किसी की चची, किसी की ताई, किसी की पुपी, किसी की खाला, किसी की भाभी, किसी की बड़ी भाभी, किसी की छोटी भाभी, मतलब वो हाँ, अजरा का कैरेक्टर आपको ऐसा का कहीं है। और सिर्फ खानदान में नहीं, ऑफिसर्स में भी होता है, और वो सिर्फ औरतों में नहीं, मर्दों में भी होता है। इस तरह का कैरेक्टर मुझे बहुत, मैं यही कह रहा हूँ, जब मुझे फीडबैक मिलता था ना, तो लोग, एक मुझे साहब मिले और मुझसे कहने लगे कि ये ड्रामा मैंने अपने ऑफिस में लोगों के डिस्कशन के बाद देखना शुरू किया कि एक साहब आते थे तो सब कहते थे अजरा भाभी आ गई, अजरा भाभी आ गई। तो मैं कहता था कौन है अजरा भाभी? तो जब मुझे किसी ने कहा तुम वो ड्रामा नहीं देखते, जब मैंने ड्रामा देखा मैं कहा सही कहते हैं इसको अजरा भाभी। तो इस हवाले से देखे रिलेटिविटी उन कैरेक्टर्स की बहुत ज्यादा सही। टीवी मंसूर, एक क्विक सेगमेंट आपके साथ करते हैं, दिस एंड दैट। श्योर। स्टेज या स्क्रीन? स्टेज। स्क्रिप्ट लिखना या डायरेक्शन करना? डायरेक्शन करना। क्लासिकल थिएटर या मॉडर्न ड्रामा? क्लासिकल थिएटर। कराची का क्राउड या लाहौर का क्राउड? आपने कहा बल्कि फैसलाबाद का क्राउड। लाहौर का कह लें आपके ऑप्शन के मुताबिक। डे शूट या नाइट शूट? नाइट शूट। सोलो परफॉर्मेंस या कास्टिंग? सोलो परफॉर्मेंस। रियलिज्म या एब्स्ट्रैक्ट आर्ट? रियलिज्म। लाइव ऑडियंस या रिकॉर्डेड? लाइव ऑडियंस। आपने बताया भी कि लाइव की जो अपनी अप्रिसिएशन है वो अलग ही है। नापा स्टूडेंट या सेल्फ टॉट आर्टिस्ट? नापा स्टूडेंट। इसको थोड़ा सा मैं एलिब्रेट कर दूं, अगर आप नापा में भी जाते हैं ना तो आप सेल्फ टॉट ही रहते हैं। वो टीचर सिर्फ आपके टैलेंट को चैनलाइज कर रहे होते हैं, सीखना आपने खुद ही होता है, और सिर्फ आपको एक्सप्लोर करने में मदद कर रहे होते हैं। तो सेल्फ थॉट में आप एक्सप्लोर नहीं कर पाते उतना।
अच्छा, गुड। अच्छा, बाबर टाइप हीरो या बिलाल अब्बास टाइप हीरो? नन ऑफ देम। दोनों नहीं, फिर कौन? हीरो मेरे नजदीक हीरो मंसूर अहमद खान। नॉट रियली कि मुझे वो फैसिनेट नहीं करता। वो फिर अपने किरदार से, मतलब अभी मैं आपसे कहूँ बाबर अली का कौन सा कैरेक्टर है जो आप आज तक याद करते हैं? मुझे मोहम्मद बिन कासिम। मुझे पता था आपने यही नाम लेना है क्योंकि वो फर्स्ट प्ले था उनका, इसके अलावा आप नाम ले भी नहीं सकते। बिलाल अब्बास का बता दें कौन सा? नहीं है ना, तो उन्होंने काम ही उस नौयत का नहीं किया। क्या इंस्टेंटली मैं कहूँ ना यार उसका कैरेक्टर बताओ, आप कहेंगे नहीं, आप सोच में पड़ जाएंगे। बाबर अली का भी इसलिए कि वो हमारे बचपन का एक प्ले था और बाबर अली इंट्रोड्यूस होता, और मोहम्मद बिन कासिम बहुत जबरदस्त, उस जमाने में एक नया लड़का है, तो इस वजह से मैं कह रहा हूँ बोथ आर legendary actors, no doubt about it, but in sense कि आप मुझसे कहिए वो हीरो, तो मुझे तो याद ही नहीं आता यार कौन सा ऐसा काम है जो मैं कहूँ यार क्या काम किया था। वैसा कुछ नहीं। अवार्ड्स या ऑडियंस का प्यार? दोनों। कौन कौन से अवार्ड्स लिए अभी तक? मैंने कोई अवार्ड नहीं लिया अभी तक, ना मिला है, मिल जाएगा इंशाल्लाह ताला। नॉमिनेशंस तो हुई? अल्हम्दुलिल्लाह हुई हुई है नॉमिनेशंस, तो अभी तक वो हुए नहीं है अवार्ड। तो देखें, मिलता है ठीक है, उम्मीद है ना मिले तब भी ठीक है। ऑडियंस का प्यार तो मिल रहा है, ऑडियंस का प्यार भी मिल रहा है, बिल्कुल ऐसे ही। चले, बहुत शुक्रिया मंसूर, आपने वक्त दिया और बड़ी मजेदार डिस्कशन हुई। आपके बुलाने का बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छा लगा आपसे पूरी कॉन्वर्सेशन में, अच्छे सवाल थे, मजा आया बात करके। ये होना चाहिए, और जब दो लोगों को आपस में बात करके मजा आ रहा होता है ना, तो फिर मुझे लगता है कि जो लोग देख रहे हैं और जो लोग सुन रहे हैं फिर उन्हें भी मजा आता है। होपफुली जाहिर है आपके पास जो हमने बात की ड्रामा के हवाले से, खास तौर पे जो टेक्टिक्स हैं आपके पास, थिएटर है, मुख्तलिफ डाइवर्सिफाई आपने अपनी ज़िंदगी को रखा हुआ है, तो जाहिर है बहुत से देखने वालों के लिए उसमें बहुत कुछ मैसेज होगा, बहुत अच्छी बातें होंगी। और आपने कोशिश की कि कोई भी चीज़ कंट्रोवर्शियल ना हो, तो ये बड़ी अच्छी चीज़ है। आपका एक और भी फेस है जिसपे हमने बात नहीं की, हमने सियासत के ऊपर बात नहीं की। वो तो सबका है मेरे ख्याल में, वो जो भी जी शऊर इंसान होता है, हर इंसान सियासी होता है, जिसके पास शऊर है वो सियासी है, तो सबका। चले, थैंक यू वेरी मच वंस अगेन। बहुत शुक्रिया।